नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। देश में सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में एक रहस्यमयी महिला की एंट्री हो गई है दोस्तों। जी हाँ, देश में सरकार बनाने में, नए सरकार के गठन में, मोदी सरकार को गिराने में और मोदी सरकार को गिरने से बचाने के लिए देश की राजनीति में एक रहस्यमयी महिला की एंट्री हो गई है। वो रहस्यमयी महिला कौन है और वो क्यों देश की राजनीति में प्रवेश कर गई है, ये जानने के लिए तो आपको भाव का स्पेशल शो डायरेक्ट हिट देखना पड़ेगा द न्यूज लॉन्चर में। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं कि उस रहस्यमयी महिला की एंट्री के बाद किस तरह से नए राजनीतिक दांव पेच शुरू हो गए हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्यों नरेंद्र मोदी दौड़े दौड़े आंध्र प्रदेश जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने के लिए, क्यों नरेंद्र मोदी फोन कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्यों नरेंद्र मोदी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो अपने राजनीतिक करियर में, अपने राजनीतिक करियर के इतिहास में पहली बार अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, वो चंद्रबाबू नायडू के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी वजह, इसका सबसे बड़ा कारण वो आंकड़ा है, वो नंबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा, बहुत ही दिलचस्प नंबर, 135 प्लस 16 यानी 151 पूरे हो गए हैं दोस्तों। 135 प्लस 16, फिर दोहरा रहा हूं, 151 पूरे हो गए दोस्तों। जरूरत 22 की है और 22 आते ही नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। 22 का आंकड़ा अचीव करते ही केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पूर्व लग जाएगा, यानी वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्या है ये नंबर का मामला, ये आंकड़े किस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं। देश में सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सांसद चाहिए, यानी 272 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 135 प्लस 16 151 पूरे हो गए हैं। जरूरत सिर्फ और सिर्फ 22 की है। ये तमाम आंकड़े जो मैं बता रहा हूं, इन आंकड़ों की जुबानी ही बताऊंगा कि मैं देश की राजनीति किस तरह से बदलने जा रही है। आज से तकरीबन 20 दिन पहले मैंने इस बात का खुलासा किया था कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी वाली कांग्रेस ने, सोनिया गांधी वाली कांग्रेस ने थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक तौर पर यह तय कर लिया है कि अब वह गठबंधन का नेतृत्व नहीं करेंगे। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया अपने क्षेत्रीय सहयोगी दलों को कि 99 का आंकड़ा हमारे पास है, 99 लोकसभा सांसद हमारे पास है, 173 का आंकड़ा जो भी लेकर आएगा वो देश की प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेगा, देश की कमान संभाल लेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तमाम लोग खेले की बात कर रहे थे, तमाम लोग इंडिया गठबंधन के टूटने की बात कर रहे थे, तमाम लोग ये कह रहे थे कि एक एक करके लोग कांग्रेस से नाराज होते हुए चले जा रहे हैं। गोदी मीडिया ने तो यह भी चला दिया कि शरद पवार की पार्टी के जो सांसद है, एनसीपी के जो 8 सांसद है, वो 8 सांसद टूटने जा रहे हैं। अब गोदी मीडिया ने चला दिया, उसने ये भी नहीं सोचा कि उन 8 सांसदों में एक सांसद तो शरद पवार की अपनी बेटी सुप्रिया सुले है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भतीजे अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़कर चले गए, लेकिन राजनीति को जानने वाले, समझने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति को जानने वाले, समझने वाले और खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुप्रिया सुले को अच्छी तरह से जानते हैं, शरद पवार के परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब गलत खबर चलाने में, गलत खबर फैलाने में किसी को शर्म नहीं आती, ना नेताओं को, ना गोदी मीडिया को, तो कुछ भी चल सकता है कि एनसीपी के शरद पवार के 8 सांसद उनकी बेटी समेत टूटकर जाने को तैयार है एनडीए गठबंधन में। कह तो यह तक दिया कि सुप्रिया सुले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रही है, मंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस दिन भी एनसीपी की पार्टी एकजुट होगी, जिस दिन भी चाचा और भतीजे एक साथ आएंगे, केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत में आएंगे, शरद पवार अपनी बेटी को नहीं, शरद पवार प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाएंगे। आज भले ही प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ हो, लेकिन इनके इक्वेशन को जितना भी थोड़ा बहुत मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि अपनी बेटी के बजाय शरद पवार दूसरे नेताओं को आगे करेंगे। और यही एंट्री हो जाती है एक रहस्यमयी महिला की, कि वो रहस्यमयी महिला किस तरह से खबरें प्लांट करवाती है, किस तरह से सांसदों को तोड़ने की कोशिश करने की खबरें प्लांट करवाती है। और उससे भी बड़ी बात है कि गोदी मीडिया इस खबर को किस तरह से चलाता है। अब मैं आता हूं अपनी खबर पे, जो मैंने आपको
आपको बताया था कई दिन पहले कि कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से ये सहमति बना ली है। उसके बाद आप बयानों की सीरीज देखिए। ममता बनर्जी नेतृत्व करने की बात करती है, लालू यादव उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव का बयान आता है। अभी हाल फिलहाल में आप बयान देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला का बयान आता है कि इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। तेजस्वी यादव का बयान आता है इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। और इससे भी बड़ी बात, कांग्रेस के रणनीतिकार, गांधी परिवार, आलाकमान के बहुत करीबी पवन खेड़ा का बयान आ जाता है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए ही बना था, अब इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तमाम बातें उसी रणनीति का हिस्सा है, कांग्रेस की, राहुल गांधी की उसी रणनीति का हिस्सा है कि ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण, बड़ी पार्टी होने के कारण, अगर किसी को बिग ब्रदर के सिंड्रोम से परेशानी है, यानी कांग्रेस से परेशानी है, तो आप लोग एकजुट होकर सरकार बनाइए। कांग्रेस के 99 सांसद उनका समर्थन देने के लिए तैयार है। और अब इस देश की राजनीति में, जो मेरी जानकारी है दोस्तों, इस देश की राजनीति में 1989 और 1996 का प्रयोग ही दोहराने की कोशिश की जा रही है। 1989 के प्रयोग को याद कीजिए। कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ। राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा साथ आए, रामो और वामो की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को समर्थन दिया। 1996 का दौर याद कीजिए। 1996 में जनता दल के नेतृत्व में, एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार का गठन हुआ और उसको बाहर से समर्थन दिया कांग्रेस ने। तो एक बार फिर से इसी तरह के एक नए मोर्चे की तैयारी की जा रही है, जो ना तो यूपीए होगा, ना इंडिया होगा, बल्कि वो क्षेत्रीय दलों का एक मोर्चा होगा और उस मोर्चे को कांग्रेस की सरकार समर्थन देगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जब सरकार गठन की परिस्थिति बन जाएगी, यानी वो नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद ये कांग्रेस तय करेगी कि वो सरकार में शामिल होगी या नहीं होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने कह दिया है 173 लेकर आओ और प्रधानमंत्री बन जाओ। और यही वजह है कि शरद पवार के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। उनको उनके ही गठबंधन में एक अविश्वसनीय चेहरा साबित करने की कोशिश की जा रही है, उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में नहीं आए। अगर नीतीश कुमार इस तरफ आ जाते तो निश्चित तौर पर वो बड़े दावेदार होते, बड़े चेहरे होते। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शरद पवार कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार अगर पुरजोर कोशिश करेंगे तो 173 का आंकड़ा वो इकट्ठा कर लेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर शरद पवार अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। इसलिए रहस्यमयी महिला आती है, शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है, नाकाम हो जाती है तो उस तरह की खबरों को प्लांट किया जाता है। बाद में सुप्रिया सुले जब प्रफुल्ल पटेल को डांटते हुए बात करती है तो फिर तमाम तरफ से सफाई आ जाती है कि नहीं, इस तरह की कोई कोशिश नहीं की जा रही। मैं आगे आपको नंबर का आंकड़ा बताता हूं दोस्तों। समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव उनके नेता है, लेकिन अखिलेश यादव के पास एक लंबा कैरियर है। निश्चित तौर पर वो कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बनकर अपने उस लंबे राजनीतिक कैरियर को फिलहाल विराम देने के लिए तैयार नहीं है। 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी, 29 सांसदों वाली तृणमूल कांग्रेस, 22 सांसदों वाली डीएमके, स्टालिन साहब मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, वो अपने बेटे को निश्चित तौर पर केंद्र सरकार में मंत्री बनाना चाहेंगे। सीपीआईएम की तरफ से 4, लालू यादव की पार्टी के 4, उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 3, शरद पवार की पार्टी के 8, सीपीआई 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के 3, सीपीआईएमएल के 2, आईयूएमएल के 3, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी है 2, वीसी के 2, भारत आदिवासी पार्टी 1, केरला कांग्रेस 1, एमडीएमके 1, आरएलपी 1, आरएसपी 1। ये पूरा जो मसला बैठ जाता है वो जाकर 135 पर बैठ जाता है। यानी अगर मैं 99 सांसद इसमें कांग्रेस के और जोड़ लूं तो 38 सांसदों की जरूरत पड़ेगी विपक्षी गठबंधन को, यानी जो क्षेत्रीय दलों का जो गठबंधन बनेगा जिसको कांग्रेस समर्थन देगी, उनको 38 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लोकसभा का दिलचस्प आंकड़ा है, आंकड़ों की कहानी, आंकड़ों की जुबानी ही मैं आपको ये कहानी बता रहा हूं। इस दिलचस्प आंकड़े को आगे देखिए कि अगर 293 सांसद मैं एनडीए के बाहर कर दूं और ये जो तमाम सांसद 135 प्लस 99 अगर विपक्षी गठबंधन के बाहर कर दूं तो इसमें 4 सांसद वाईएसआर कांग्रेस के आते हैं। अडानी के कॉन्ट्रैक्ट वाला, अडानी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें आरोप वाईएसआर पर ही लगा है। तो जाहिर तौर पर ये भी चाहेंगे कि जो नई सरकार बने वो भी इनको संरक्षित करे। अकाली दल के एक सांसद है, ओवैसी साहब अकेलौते सांसद है अपनी पार्टी के, जो भी नया गठबंधन बनेगा भाजपा के विरोध में वो उससे बाहर नहीं जा पाएंगे, उसको समर्थन देना पड़ेगा। जेडपीएम के एक सांसद चंद्रशेखर अकेले हैं। वॉइस ऑफ द
पीपल पार्टी 1 सांसद, और इससे भी बड़ा जो आंकड़ा है इंडिपेंडेंट 7 सांसदों का, उमेश भाई, बाबू भाई पटेल दमन और दीव से, मोहम्मद हनीफ लद्दाख, सरदार सरबजीत सिंह खालसा फरीदकोट, विशाल दादा प्रकाश बाबू सांगली, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया बिहार, अब्दुल रशीद शेख बारामूला जम्मू एंड कश्मीर, अमृतपाल सिंह खडूर साहिब पंजाब। यानी ये 7 निर्दलीय सांसद, इन सब का जो बैकग्राउंड है वो या तो कांग्रेस के साथ वाला है, या फिर विपक्षी दलों के साथ वाला है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाला है। तो इन तमाम सांसदों को अगर जोड़ दिया जाए तो शरद पवार और बाकी विपक्षी गठबंधन एक कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इनको जो जरूरत है, जो मैंने कहा 22 सांसदों की जरूरत है, इस 22 सांसदों को पूरा करने का अभियान भी शुरू हो गया है। मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में कहा था, क्यों नरेंद्र मोदी घबराकर नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी डरकर दौड़े दौड़े आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से अपनी तारीफ करवा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो एनडीए सांसदों का आंकड़ा है 293 का, उसमें भी टूट फूट की संभावना पैदा हो गई है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। मैं अब एनडीए का आंकड़ा बता रहा हूं। मैंने कहा ना 22 सांसदों की जरूरत है, और ये 22 सांसदों की जरूरत को पूरा करने की तरफ विपक्षी गठबंधन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस की जो रणनीति थी कि आप सांसद लाओ, बहुमत जुटाओ, 99 सांसद हमारे आपको समर्थन देंगे। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए, अभी भी वो टीस कहीं ना कहीं उनके मन में है। 7 लोकसभा सांसद हैं। चिराग पासवान भूले नहीं होंगे कि किस तरह से अपने आप को बार बार लगातार नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने के बावजूद उनसे 12 जनपद, जिस घर से उनके पिताजी की यादें जुड़ी हुई थी, वो घर उनसे जबरदस्ती खाली करवा लिया गया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, चिराग पासवान को अलग थलग छोड़ दिया गया। चिराग पासवान कई बार पार्लियामेंट के बाहर अपने लोगों से कह चुके हैं कि अब मैं समझदार हो गया हूं, मैं राजनीतिक रूप से बेवकूफ बनने को तैयार नहीं हूं। तो जब मौका मिलेगा वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, अगर दूसरी तरफ उनको हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगी। बाकी जनता दल एस 2 सांसद, एचडी कुमार स्वामी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन केंद्र के मंत्री से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उससे ज्यादा संतुष्ट तो अगर उनको कर्नाटक में डिप्टी सीएम बना दिया जाए या मंत्री बना दिया जाए तो ज्यादा खुश होंगे। आगे आ जाइए, आरएलडी के 2 जयंत चौधरी, बयान याद होगा चौन्नी वाला, वो भी, उनका भी घर 12 तुगलक लेन, मुझे याद है शायद कि तुगलक रोड थाने के बगल में उनका घर था। चौधरी चरण सिंह रहा करते थे। पूरा बचपन उनके पिता अजीत सिंह का उस घर में गुजरा, उनका खुद का बचपन उस घर में गुजरा। मोदी सरकार ने फोर्स लगाकर जबरदस्ती उस घर को खाली करवाया था। अजीत सिंह, जयंत चौधरी भी इसको भूले नहीं होंगे। मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के अपमान को नहीं भूले होंगे। वो तमाम बातें उनको याद है। आज सुदेश महतो, झारखंड में सरकार की वापसी नहीं हो पाई। निश्चित तौर पर अगर इनको झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री का पद मिल जाता है, ये भी विपक्षी गठबंधन के साथ चले जाएंगे। अजीत पवार इकलौते सांसद सुनील तटकरे हैं उनकी पार्टी के, वो तो हमेशा चाचा के साथ जाने को तैयार है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सांसद, सिक्किम में सरकार, मुख्यमंत्री है, और पूर्वोत्तर में सरकार चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो। तो जरूरत पड़ने पर ये 1 सांसद भी विपक्षी दल की तरफ जा सकते हैं। अपना दल के मंत्री की क्या हालत हो रही है उत्तर प्रदेश में, अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके पति के साथ क्या किया जा रहा है ये हमें और आपको सबको पता है। वो भी विपक्षी गठबंधन की तरफ जा सकती है। हम जितिन राम मांझी, मंत्री पद से मतलब है सरकार किसी की भी हो। तो इन तमाम आंकड़ों को अगर देख लिया जाए तो ये उस आंकड़े के पास, यानी 22 के उस आंकड़े के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जिसकी जरूरत विपक्षी गठबंधन को है। तो कांग्रेस की रणनीति यहां फिलहाल कामयाब होती नजर आ रही है। अब सवाल उठ रहा है कि खेला कब होगा। मैं बिहार के खेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्र के खेले की बात कर रहा हूं। अब सवाल उठ रहा है कि खेला कब होगा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। पहले दिन परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सेशन को संबोधित करेगी। 1 फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी, और बजट को पास करवाना किसी भी सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है। बजट का मतलब विश्वास मत ही माना जाता है, यानी बजट अगर सरकार पास नहीं करवा पाई तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। विपक्ष की कोशिश है, कांग्रेस की कोशिश है, विपक्षी दलों के रणनीतिकारों की कोशिश है कि इन तमाम आंकड़ों को जुटाकर किसी भी तरह से बजट सत्र में बजट को गिरा दिया जाए, बजट को पास होने से रोक दिया जाए। जिस तरह की एकता जब
एक देश एक चुनाव का बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जिस तरह की एकता उस समय विपक्षी दलों ने दिखाई थी, उससे थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत कर विपक्षी दल अब इस आंकड़े को जुटाने की मुहिम में जुट गए हैं और बजट सेशन में एक बड़ा खेल विपक्षी दल एकजुट होकर कर सकते हैं और इसी डर ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को खाना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर सत्ता से बाहर हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके सताए हुए लोग बदला निकालना शुरू कर देंगे। अगर वो सत्ता से बाहर हो गए तो मोहन भागवत के खिलाफ जो नकारात्मक अभियान चलाया गया है पिछले कुछ दिनों के दौरान, आरएसएस भी उसका बदला लेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही ये जानते हैं कि अगर सत्ता से बाहर हुए तो उनको फिर से गुजरात जाना पड़ेगा, एक और जगह भी जाना पड़ेगा, फिलहाल मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उस जगह अमित शाह पहले भी जा चुके हैं। एक दौर था राजनीति में जब उन्हें गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया था। ये दोनों ही लोग जानते हैं कि अगर ये आंकड़ा जुट गया, अगर ये आंकड़ा पूरा हो गया तो उन दोनों से त्रस्त लोग उस विपक्षी गठबंधन के साथ पूरी तरह से जुट जाएंगे। और यही वजह है कि एक तरफ नीतीश कुमार को रोक लिया गया, चंद्रबाबू नायडू को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि वो दूसरे पाले में ना जाए, और दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी को लेकर इस तरह की अफवाहों का बाजार भी खड़ा किया जा रहा है। इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में गोदी मीडिया इस तरह की कई खबरें आपको दिखाता हुआ नजर आएगा, कई पार्टियों को तोड़ता हुआ नजर आएगा। ये वही डर है, उन्हीं आंकड़ों का डर है जो आंकड़े विपक्षी दल जुटाते हुए नजर आ रहे हैं और देश की राजनीति में फिर से 1989 और 1996 वाला प्रयोग दोहराने की कोशिश करने के मंसूबे को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।